हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे रिगार्डिंग हार्मफुल इवेंट्स। ये चीज़ें प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 या 24 या 25 जबकि भी आप तैयारी कर रहे हो, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हार्मफुल इवेंट्स। ये मैंने लास्ट में इसलिए कवर किया क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता होता है। अगर आपने बेसिक एनवायरनमेंट भी पढ़ी होगी तो आपको पता होगी। और ये प्रॉब्ली 2023 प्रीलिम्स के पहले मेरा लास्ट लेक्चर होगा, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारे जितनी भी चीज़ें बची हैं वो ज़्यादातर चीज़ों इसमें कवर करूँ। सबसे पहले आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेस। जैसा कि मैंने कहा आपको पता होगा, तो ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं। फिर भी मैं बेसिक बता देता हूँ। ये अपनी अर्थ है, ये सन है। सन से सोलर रेडिएशन आ रहा है। सोलर रेडिएशन कैसा होता है? इन द फॉर्म शॉर्ट वेव विजिबल लाइट के फॉर्म में आता है सोलर रेडिएशन। और सोलर रेडिएशन अपनी अर्थ से टकराता है और वापस चला जाता है। जो वापस जाता है ऐसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और ये किस फॉर्म में होता है? ये होता है लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है। ये लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव का मतलब क्या है? वेवलेंथ बताता है। ठीक है, वेवलेंथ का साइन है। आपको इतना याद रखना है कि जो सोलर रेडिएशन होता है उनकी वेवलेंथ कम होती है, और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन टकरा के जाता है वो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। अब ये जो टकरा के जा रहा है, ये अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं जिन्हें बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। वो इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को पूरा वापस नहीं जाने देती और एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसके कारण एक अपनी जो अर्थ है, अपना अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वो एक उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है। अब नॉर्मली ये नॉर्मल फिनोमेना होता है। ठीक है, नॉर्मल फिनोमेना होता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन लाइफ इन अर्थ। अगर ये ग्लोबल वार्मिंग ना होती तो अपनी अर्थ बहुत ठंडी होती, बहुत ज़्यादा। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना होता है। बट अगर ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट बहुत बढ़ जाए, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगेगी, और इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और यही एक इशू है। अब ग्रीन हाउस गैसेस के नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि वाटर वेपर। ये मैंने ऊपर इसलिए आपको बता दिया कि वैसे ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा क्या होता है ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग। अब मेन चीज़ यहाँ से वो नहीं पूछेगा उसमें प्रीलिम्स में, मेन चीज़ यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले वाटर वेपर। वाटर वेपर इज द ओनली ग्रीन हाउस गैस विच एब्जॉर्ब्स एंड रिफ्लेक्ट्स रेडिएशन। जो भी सोलर या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और जो सोलर रेडिएशन आ रहा है उसे रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, ये होती है वाटर वेपर। उसके बाद आ जाती है CO2। ये सबको पता होगा, ये मोस्ट कॉमन ग्रीन हाउस गैस है। अराउंड 2/3 ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इसी के कारण होती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आ जाती है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। देन कम्स द फ्लोरिनेटेड गैसेस, जैसे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये 6 गैस याद रखनी है आपको। ये 6 ही गैस क्यों बताई मैंने? आप जिसने भी मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने बताया था देयर इज समथिंग नोन एज किगाली एग्रीमेंट। ठीक है, ये UNFCCC के एक COP में अडॉप्ट किया गया था किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनके लिए लीगली बाइंडिंग हो जाएगा कि वो उनका ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करें। तो इसमें कौन कौन सी गैसेस थी? इसमें 6 गैसेस थी, और यही 6 गैसेस थी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब CO2 मैक्सिमम कहाँ से निकलती है? CO2 मैक्सिमम निकलती है फ्रॉम एनर्जी प्रोडक्शन। जो अपनी मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है, ये मैक्सिमम कहाँ से निकलती है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी सबसे ज़्यादा ये कहाँ से निकलती है? सबसे ज़्यादा निकलती है लाइफ स्टॉक, फॉलोड बाय राइस कल्टीवेशन। ये आपको याद रखना है, शायद इस पर क्वेश्चन भी आया था पिछले साल 2022 में कि राइस कल्टीवेशन से कौन गैसें निकलती हैं कि नहीं, ये वाली। ठीक है। इसके अलावा ये जो फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं, ये कहाँ से निकलती हैं? फ्लोरिनेटेड गैसेस निकलती हैं फ्रॉम एसेस, AC, रेफ्रिजरेटर। आप सुनते रहते होंगे ना कि AC का यूज बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। वो इसी वजह से बढ़ती है क्योंकि फ्लोरिनेटेड गैसेस ज़्यादा निकलती हैं। इसके अलावा रॉकेट प्रोपेलेंट, एरोसोल्स,
प्लास्टिक फोमिंग, सेविंग फोम्स, और कहाँ से निकलती है, सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, खास कर ये तीनों तो पता ही होने चाहिए। ऊपर के तो ज़्यादातर लोगों को पता ही रहते हैं, एसी, रेफ्रिजरेटर, एरोसोल्स वगैरह, रॉकेट प्रोपेलेंट। तो अपन देख रहे थे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। अपन ने सबसे पहले देखी वाटर वेपर, उसके बाद अपन ने मेन ग्रीन हाउस गैसेस देखी जो कराती हैं, CO2 देखी जो कि 2/3 ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग कराती है, मेनली ये निकलती है एनर्जी प्रोडक्शन से। ठीक है, जो मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है मेनली एग्रीकल्चर से निकलती है, फ्लोरिनेटेड गैसेस इन सब कारणों से बढ़ती हैं। ठीक है, ये मैंने इस लाइन से क्यों लिखा है, बिकॉज ये इस तरह आप मूव कर रहे हैं तो जो ग्रीन हाउस गैस का मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा, SF6 का, फिर परफ्लोरोक्लोराइड, फिर इसका, फिर इसका सब CO2 का सबसे कम होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कितनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कराएगा, और ये एब्सोल्यूट नहीं होता, इट इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू CO2। ठीक है, CO2 कितनी ग्लोबल वार्मिंग कराता है उसके बेसिस पे बताया जाएगा। अगर कोई गैस CO2 से ज्यादा करा रही है ग्लोबल वार्मिंग तो उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, जैसे इन सबका ज्यादा होता है, और ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाए ओवरऑल ग्रीन हाउस गैसेस, मैं मेनली प्रीलिम्स के हिसाब से बता रहा हूँ जैसे आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल ग्रीन हाउस गैसेस सबसे ज्यादा कहाँ से निकलती हैं, सबसे ज्यादा निकलती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, फॉलोड बाय इंडस्ट्रीज, फॉलोड बाय एग्रीकल्चर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एग्रीकल्चर तीसरे नंबर पे आता है, अराउंड 18% इससे निकलती है, ये मत रखिए याद, फिर ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, और पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका मैंडेट क्या था, इसकी जब पहली COP हुई थी, COP 1 कहाँ हुई थी, बर्लिन में। ये सारी चीज़ें मैं अपने पिछले लेक्चर में कवर कर चुका हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। तो बर्लिन में हुई थी, इसका मैंडेट क्या था, यही ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना, टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग। और क्योटो प्रोटोकॉल में यही 6 ग्रीन हाउस गैसेस कम करना मैंडेटरी कर दिया गया फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो मीथेन है वो कहाँ से निकलती है। तो मीथेन कहाँ कहाँ से निकलती है अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। एक तो लाइफ स्टॉक से निकलती है, फॉलोड बाय राइस कल्टीवेशन। इसके अलावा कहाँ से निकलती है, इसके अलावा फ्रॉम द लैंडफिल्स। वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि लैंडफिल से निकलती है कि नहीं मीथेन। ठीक है, इसके अलावा जो मार्सी स्वैम्पी कंडीशंस हैं वहाँ से निकलती है। ठीक है, जो भी लैंड है, मार्सी स्वैम्पी लैंड है। इसके अलावा नेचुरल गैस सिस्टम जो भी है, नेचुरल गैस सिस्टम का क्या मतलब है, जैसे कि जो अपन शेल गैस है या मीथेन हाइड्रेट है एटसेट्रा, यहाँ सबसे निकलती है, आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली नाइट्रस ऑक्साइड भी यहाँ सबसे निकलती है, फर्टिलाइजर में प्रेजेंट होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें थी जो आपको बननी चाहिए। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं जो टर्म्स हैं। पहला है कार्बन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जूस वर्ड की भी पहले कार्बन लगा होता है, उससे क्वेश्चन आते रहते हैं UPSC प्रीलिम्स में। कार्बन फर्टिलाइजेशन का से क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है, इसके कारण रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती है प्लांट्स में, इसे बोलते हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है कार्बन फुटप्रिंट। C इज फॉर कार्बन, कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट इज टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस emitted directly or indirectly by a country
स्टेट, सिटी, इंडिविजुअल एटसेट्रा, ठीक है। मतलब कोई भी कंट्री, स्टेट, सिटी, इंडिविजुअल, विलेज, कोई भी जितने टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहा है उसे बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट, उस एरिया उसका, उस इंसान का या उस देश का कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कार्बन फुटप्रिंट पे। इसके बाद आ जाता है कार्बन ऑफसेटिंग। कार्बन ऑफसेटिंग क्या है? नाम से पता चल रहा है मिटिगेशन, मतलब कार्बन का जो भी फुटप्रिंट हो रहा है उसे कम कर देना, कार्बन ऑफसेट कर देना। तो मिटिगेशन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट किस वजह, कैसे कर सकते हैं हम? जैसे कि आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज बढ़ा दें, ठीक है, या फिर आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का यूज करने लगे, किसी भी तरीके से, जैसे कि आप एसी का यूज कम कर दें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने लगे, किसी भी वजह से आप कार्बन का जो फुटप्रिंट हो रहा है यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस निकल रही है वो कम कर दें, तो उसे बोलते हैं कार्बन ऑफसेटिंग। इसके बाद आ जाता है देयर इज समथिंग नोन एज कार्बन हैंड प्रिंट। कार्बन हैंड प्रिंट क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट ऑफ कस्टमर, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट ऑफ कस्टमर। इसका मतलब क्या हुआ? इट रिफर्स टू बेनिफिशियल environment impact an organization can achieve by providing products with less carbon footprint to customer। यानी कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने जो भी कस्टमर है उन्हें ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करे जिनका कार्बन फुटप्रिंट कम है, यानी कि जिनको बनाने में जो कार्बन इमिट हुई हो वो बहुत कम हुई हो, ना के बराबर हुई हो। तो इससे क्या, इसकी को बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। मतलब क्या हुआ? इट रिडक्शन टू द कार्बन, रिडक्शन ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ कस्टमर। कस्टमर का कार्बन फुटप्रिंट कम हो गया। कैसे कम हो गया? क्योंकि उन्होंने जिस ऑर्गेनाइजेशन से सामान खरीदा उन्होंने इस तरीके से प्रोडक्ट बनाया कि उनको उनके प्रोडक्ट का कार्बन फुटप्रिंट, यानी कि जो उनके प्रोडक्ट बनाने में ग्रीन हाउस गैस निकली थी वो बहुत कम थी। इसे बोलते हैं कार्बन हेडप्रिंट। आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा एक टर्म है कार्बन बजट। कार्बन बजट का क्या मतलब है? कार्बन बजट का मतलब है, जैसे कि सपोज अपना पेरिस का टारगेट क्या है, पेरिस एग्रीमेंट है, उसका टारगेट है बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या बिलो 1 डिग्री सेल्सियस। इसको टारगेट को अचीव करने के लिए सपोज इतनी कार्बन आप एमिट कर सकते हैं, इतनी कार्बन है ना, इतनी कार्बन है, ये पूरी कार्बन है जो आप इमिट कर सकते हैं। इतनी ऑलरेडी इमिट हो चुकी है, इतनी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। अब तक अभी भी तो कर रहे हैं अपन कई सालों से, पिछले 100 पता नहीं जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तब से इमिट कर रहे हैं। सपोज इतनी ऑलरेडी हो चुकी है तो इतनी बची है, इतनी और इमिट की जा सकती है जिससे कि अपन ये अचीव कर सकें। तो इसी को बोलते हैं कार्बन बजट। फिर से मैं समझा देता हूँ आपको अगर ना आया हो जिसको समझ। सपोज अपन को पेरिस एग्रीमेंट का गोल अचीव करना है बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे कि सपोज 100 कार्बन आप एमिट कर सकते हो। अगर आपने 100 से ज़्यादा की तो 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाएगा टेम्परेचर। अब सपोज ये था, इसमें 60 अपन ऑलरेडी इमिट कर चुके हैं, तो अपन और कितनी कर सकते हैं? 40 और कर सकते हैं। तो इसी 40 को बोलते हैं कार्बन बजट। यही कहा जा रहा है कि कार्बन बजट यानी कि जितनी और इमिट की जा सकती है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और उसका शेयर किससे ज्यादा मिलना चाहिए? डेवलपिंग या पुअर कंट्रीज को, जिन्होंने पहले इमिट नहीं किया है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो वो तो अपना ऑलरेडी इमिट कर चुकी हैं। जो शेयर बचा है कार्बन बजट है उसका ज्यादा शेयर डेवलपिंग कंट्रीज को मिलना चाहिए, ठीक है। ये कुछ बातें थी ग्लोबल वार्मिंग और उससे रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस से। इसके बाद आ जाता है दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अपनी अर्थ है, ये सन है, यहाँ से यूवी रेडिएशन आ रही हैं, ठीक है। सोलर रेडिएशन में यूवी रेडिएशन आ रही है। यूवी रेडिएशन ए बी सी 3 टाइप की होती हैं। सी की होती है मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, आप जो भी कह लें। सी की सबसे ज़्यादा होती है, फिर बी, फिर सबसे कम होती है ए की। तो ये जो यूवी रेडिएशन आ रही है ये नॉर्मली क्या करा, ये जो यूवी रेडिएशन है ये हार्मफुल होती हैं। किसके लिए हार्मफुल होती हैं?
ये हार्मफुल होती हैं टू ह्यूमंस। ह्यूमंस में क्या कराती हैं, वेरियस कैंसर्स कराती हैं, आई डिसीज कराती हैं, स्किन डिसीज कराती हैं, और भी बहुत सारे डिसीजेस कराती हैं, ठीक है, ह्यूमंस में। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं उनको हार्मफुल होती हैं, जो प्लांट्स हैं उनको हार्मफुल होती हैं, प्लांट में प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट, और जो अपने जो भी स्ट्रक्चर्स हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं उनके लिए भी हार्मफुल होती है, उन्हें हार्म कराती है। मेनली ह्यूमंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि हार्मफुल होती है, ठीक है। तो ये हार्मफुल होती है, तो इसको रोकने के लिए क्या होता है, रोकने के लिए एक लेयर प्रेजेंट होती है, लेयर प्रेजेंट होती है, इसे बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ओजोन लेयर। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फियर में। ज्योग्राफी जिन लोगों ने पढ़ी होगी उन्हें पता होगा, सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। सबसे नीचे की लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, फिर ट्रोपोपॉस, फिर स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोपॉस। इसी स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है ओजोन। अगर ये ओजोन ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट हो जाए, सपोज अगर ओजोन ट्रोपोस्फियर में हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं, ये एक पॉल्यूशन की तरह वर्क कर, पॉल्यूशन की तरह माना जाता है इसे, जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है, और ये हार्मफुल होती है, ठीक है। नॉर्मली अगर ये स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है तो ये बेनिफिशियल है, बिकॉज ये जो यूवी रेडिएशंस आ रही हैं सन से, इन्हें रोक देती है और हार्म नहीं कराते, और यूवी रेडिएशन नहीं आएंगी तो हार्म, ये जो जितने सारे हार्म्स हो रहे थे ये नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट है तो ये हार्मफुल होती है, ये पॉल्यूशन कराती है ना, ये पॉल्यूशन की तरह से माना जाता है। और ये बहुत सारे ये अगर ओजोन प्रेजेंट है तो रेस्पिरेटरी डिसीज या और भी चीजें करा सकती है अगर ट्रोपोस्फीयर में है तो अब ओजोन लेयर जो है वो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन किस कारण से हो रहा है, CFC या फ्रियॉन। CFC इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, फ्लोरो प्रेजेंट है इसमें, फ्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियॉन। इसके अलावा जो भी ब्रोमीन के कंपाउंड है जैसे कि हेलॉन्स, हाइड्रो, एक सेकेंड में बता रहा, हाइड्रो, सॉरी एक सेकेंड लगा, ओजोन डिप्लीशन अभी देख रहे थे अपन। ओजोन डिप्लीशन के बारे में क्या बता रहा था, अभी मैं बता रहा था ODS के बारे में। ODS यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। इसमें कौन से आ जाते हैं, जो भी क्लोरीन के डेरिवेटिव्स होते हैं। क्लोरीन के डेरिवेटिव कौन से हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, जो मैंने अभी ऊपर बताया था कि फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन के कारण नहीं, क्लोरीन जो होता है इसमें इसके कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियॉन बोलते हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ट्राई क्लोरोइथेन, यानी जो भी जिसमें भी क्लोरो प्रेजेंट है उसके कारण ओजोन डिप्लीशन होता है। और ये क्लोरीन डेरिवेटिव आते कहाँ से हैं, जहाँ से भी फ्लोरिनेटेड गैसेज आ रही थी ना, मैंने बताया था ना ग्लोबल वार्मिंग में कहाँ से आ रही थी, AC, रेफ्रिजरेटर, फोमिंग एजेंट, रॉकेट प्रोपेलेंट, यहाँ से इन सब से आ रही थी, वहीं से क्लोरीन आ जाती है, क्लोरीन के डेरिवेटिव। इसके अलावा ब्रोमीन के डेरिवेटिव, उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, हेलॉन्स, मिथाइल ब्रोमाइड। ये दोनों कहाँ यूज होते हैं, ये होते हैं यूज फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। और मिथाइल ब्रोमाइड इज ए पेस्टिसाइड। ये आपको पता होना चाहिए, ये चीजें पूछ ली जाती हैं, ये तो पता ही होना चाहिए कि क्या क्लोरीन कंपाउंड, ब्रोमीन कंपाउंड। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि मिथाइल क्लोरोफॉर्म। इसके अलावा ClO4 विच इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड कहाँ यूज होता है, ये फार्मा इंडस्ट्री में, रिफाइनरीज में यूज होता है। इसके अलावा और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन से हैं, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि। इसके अलावा स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है वहां पास क्लाउड्स होते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ये भी ओजोन डिप्लीशन कराते हैं। इनके कुछ नाम है क्लाउड के, ये आपको याद रखने हैं, नैक्रियस। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है इन क्लाउड्स में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कैसे कराते हैं, ये बेसिकली रिएक्शन को, ये बेसिकली क्लोरीन को फ्री कर देते हैं।
बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो ओजोन है, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, क्या बन जाता है, ClO+O2। आई थिंक ये आपको पता नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ, मतलब ये रिएक्शंस होते हैं, जैसे क्लोरीन है या ब्रोमीन है, जो भी एलिमेंट है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, ओजोन लेयर के साथ, तो उसका डिप्लीशन करा देगा। ये बेसिकली एक चेन रिएक्शन की तरह बात करता है, ठीक है, चेन रिएक्शन या कैटालिटिक रिएक्शन कह सकते हैं आप। अब कभी कभी ये जो क्लोरीन है, ये फ्री क्लोरीन जरूरी है ओजोन के डिप्लीशन के लिए, कभी कभी ये क्लोरीन बाउंड फॉर्म में हो जाता है, तो इसी को फ्री करने के लिए स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है जो फ्री कर देता है क्लोरीन को। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि मेजरमेंट, ओजोन लेयर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है इसका डॉप्सन यूनिट में। डॉप्सन यूनिट इज मिली सेंटीमीटर, और टेक्निक को बोलते हैं उमेयर टेक्निक। नाम आपको याद रखना है, डॉप्सन यूनिट एंड उमेयर टेक्निक। अब आपने पता होगा कि आपने सुना होगा कि सबसे बड़ा ओजोन होल अपने अर्थ में कहाँ है, अंटार्कटिक में। यहाँ से अंटार्कटिक, यहाँ सबसे बड़ा ओजोन होल है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पास ठंड बहुत ज़्यादा है। इसके होने से जो पीएससी क्या है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ठीक है, ये दे आर फाउंड बिलो 20 किलोमीटर, यानी कि जो 20 किलोमीटर का एल्टीट्यूड है उसके नीचे पाए जाते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, और अपन ने अभी देखा था ये फैसिलिटेट करते हैं ओजोन डिप्लीशन को। इसके अलावा लॉन्ग एंटार्कटिक वॉर्टेक्स। वॉर्टेक्स क्या होता है, वॉर्टेक्स एक विंड होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है विंड का। ये विंड क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है ठंडी हवा को बाहर जाने से फ्रॉम अंटार्कटिक, यानी कि जितना लंबा होगा अंटार्कटिक वॉर्टेक्स या पोलर वॉर्टेक्स, उतनी ज़्यादा समय तक ठंडी हवा रहेगी अपने अंटार्कटिक में, और उतनी ज़्यादा ठंडी हवा रहेगी उतना ज़्यादा पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होगा नीचे एल्टीट्यूड में, उतना ज़्यादा ओजोन डिप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब दो इम्पोर्टेंट चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एक ये है, एक है वीना कन्वेंशन। वीना कन्वेंशन क्या है, वीना कन्वेंशन है टू डिक्रीज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन या जितने भी क्लोरीनेटेड कंपाउंड हैं, जिससे कि जो ओजोन डिप्लीशन है, ओडी ओजोन डिप्लीशन, वो कम हो सके। एक और है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल। मोस्ट सक्सेसफुल क्यों है, यानी कि मोर देन 195 पार्टीज जो हैं उन्होंने इसे रेटिफाई किया है। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, यानी कि वन ऑफ सबसे लगभग सबसे ज़्यादा पार्टी ने इसे रेटिफाई किया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। और इसका भी मतलब यही है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन या अदर क्लोरीनेटेड कंपाउंड है, इनको कम किया जा सके जिससे कि ओजोन डिप्लीशन ना हो। अब अपन ने देखा था, अब यहाँ से एक थोड़ी लॉजिक वाली चीज़ है कि अपन ने देखा था कि जो भी क्लोरीनेटेड कंपाउंड है उनका यूज़ क्या है, उनका जो यूज़ है इट इज़ सेम एज फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। इनका यूज अपन, मैंने बताया था ना कि जो भी फ्लोरिनेटेड कंपाउंड का यूज है एसी में, रेफ्रिजरेटर में, सेम इनका उसी चीज में इनका भी यूज किया जाता है। तो अब जब अपन इनको कम कर दे रहे हैं तो इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या होगा, इनडायरेक्ट मतलब ये होगा कि जो भी फ्लोरिनेटेड कंपाउंड है उनका यूज बढ़ जाएगा। समझ आया आपको, जैसे अपन ने दोनों सेम जगह यूज हो रहे थे, क्लोरिनेटेड भी फ्लोरिनेटेड भी। अब आप क्लोरिनेटेड कंपाउंड यूज नहीं कर सकते मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, फ्लोरिनेटेड कंपाउंड का यूज बढ़ जाएगा। इसी कारण से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इज इट कॉजेज, अपन ने देखा था इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन ये ओजोन डिप्लीशन नहीं कराता बिकॉज में क्लोरीन नहीं है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन नहीं है तो ओजोन डिप्लीशन नहीं कराएगा, बट ग्लोबल वार्मिंग कराता है। तो इसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, जिससे कि बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी। तो इसको रोकने के लिए एक अमेंडमेंट किया गया जिसे बोलते हैं कि गाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये किगाली एग्रीमेंट क्या कहता है कि आप हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज कम करें जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो दो मेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो अपन ने कवर कर लिए। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे टॉपिक और हैं जिन्हें अपन एक एक करके देखते हैं। जैसे कि एक टॉपिक है कोराल ब्लीचिंग।
ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कोराल से क्वेश्चन आते रहते हैं। कोराल क्या होते हैं ये आपको पता ही होगा। कोराल पॉलिप, कोराल एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, यानी कि दोनों जो ऑर्गेनिज्म है उन दोनों को फायदा हो। तो ये प्रेजेंट होते हैं पॉलिप मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो बाहर है ये एल्गी प्रेजेंट होती है जूजेंथेली। जूजेंथेली जो पॉलिप है सपोर्ट प्रोवाइड करता है जूजेंथेली एल्गी को। जूजेंथेली एल्गी क्या प्रोवाइड करती है? एल्गी क्या होती है? ऑटोट्रॉपी, यानी कि फूड बनाएगी, तो ये फूड प्रोवाइड करती है। ये आपको बेसिक इतना पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि कोराल के लिए कंडीशन कौन सी होती है? क्लियर, काम, मरीन, क्लियर मरीन, वार्म वाटर। वार्म यानी कि अराउंड 25 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, वाटर का। क्लियर मरीन वार्म वाटर। इसके अलावा कोराल के बारे में, कोराल्स को ये 0.1% ऑफ ओशन एरिया बनाते हैं, 0.1% ऑफ एरिया, एंड 25% ऑफ मरीन स्पीसीज यहाँ पास मिलती हैं, ठीक है। इन्हें रेन फॉरेस्ट ऑफ सी कहा जाता है। रेन फॉरेस्ट ऑफ सी। रेन फॉरेस्ट ऑफ सी क्यों? क्योंकि रेन फॉरेस्ट में जनरली जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रेन फॉरेस्ट मिलते हैं वहाँ नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। सिमिलरली कोराल में भी ज़्यादा होती हैं, तो रेन फॉरेस्ट ऑफ सी कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं वार्म ट्रॉपिकल वाटर, वार्म ट्रॉपिकल वाटर में मिलती हैं मेनली कोराल्स। अब आपको पता होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया, अगर मैप किसी को पता हो तो साउथ पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पास न्यूजीलैंड है, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया हो तो यहाँ पास मिलता है ग्रेट बैरियर रीफ। ये भी आपको पता होना चाहिए, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ का डिग्रेडेशन बहुत तेजी से हो रहा है। इट इज़ वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोराल यहीं पास मिलते हैं, तो इस रीफ का बहुत तेजी से डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इसे रोकने के लिए या इससे बचने के लिए एक तरीका बनाया गया है, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है? आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, क्रायो मतलब बहुत ठंडा, उसको प्रिजर्व करना, यानी कि जो भी कोराल है उसे बहुत ही ठंडे में, यानी कि अराउंड -190 डिग्री सेल्सियस में प्रिजर्व किया जाएगा, जिससे कि अगर ये डिग्रेड भी हो जाए तो बाद में उन्हें बचा के रखा जा सके क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू। ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। और क्या है? अगर ये जो कोराल अपन ने देखा था पॉलिप है, इसके बाहर ये जूजेंथली एल्गी है, अगर ये एल्गी खत्म होने लगे, एल्गी हट जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कोराल ब्लीचिंग। कोराल ब्लीचिंग क्या होती है? अगर पॉल्यूशन हो जाए, ठीक है, पॉल्यूशन जैसे कि ऑयल स्पिल्स या कोई भी कॉस्मेटिक वगैरह, कॉस्मेटिक्स के जो भी वो हैं, सन स्क्रीन में कुछ ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, अगर वो अपने ओशंस में पहुंच जाएं तो उससे ख़त्म हो सकते हैं। ओशन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे हो सकता है। हाई सोलर रेडिएशन, इसके अलावा ओशन एसिडिफिकेशन, इससे भी हो सकता है, और भी कॉजेज होते हैं, ठीक है। अपवेलिंग इवेंट्स, अपवेलिंग इवेंट्स का मतलब क्या है? सपोज ये कोराल प्रेजेंट है, यहाँ पास ओशन है, यहाँ तक, अगर ये ओशन का पानी कम हो जाए, यहाँ तक आ जाए, यानी कि कोराल बाहर आ जाएगा। नहीं, अपवेलिंग इवेंट्स नहीं बोलते। इसका मतलब ये है कि सपोज, जैसा कि मैंने बताया, सपोज ये कोराल है, यहाँ तक ओशन है, अगर ये ओशन का पानी कम हो जाए, नीचे आ जाए यहाँ तक, तो ये कोराल एक्सपोज हो जाएंगे, सब एरियल एक्सपोजर बोलते हैं इसे, सब एरियल एक्सपोजर। उससे भी ये हट जाती है इनकी जूजेंथेली एल्गी, और उससे भी ब्लीचिंग हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे ब्लीचिंग होती है, आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अपन ने अभी क्या देखा, एक चीज़ किससे ब्लीचिंग होती है, वो है ओशन एसिडिफिकेशन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन एसिडिफिकेशन का क्या मतलब है? यानी कि जो ओशन में CO2 है उसका लेवल बढ़ जाए, ठीक है। ये ओशन है, किस तरीके से बढ़ सकता है CO2 का लेवल? या तो जो CO2 है वो एब्जॉर्ब कर ले ओशन, कितना CO2 एब्जॉर्ब करता है ओशन, है ना, मोर देन, आपको ये पता होना चाहिए, मोर देन 25% ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एमिशन। एंथ्रोपोजेनिक यानी कि जो ह्यूमन के कॉज हो रहे हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है ओशन। इसके अलावा और किस वजह से हो सकता है ओशन एसिडिफिकेशन? ये होता है यूट्रॉफिकेशन के कारण, इससे भी CO2 का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा एसिड रेन के कारण हो सकता है, एसिड रेन भी अपन आगे देखेंगे, ठीक है।
ये कुछ वजह हैं जिससे कि जो ओशन है उसमें CO2 का लेवल बढ़ जाता है और इसी को बोलते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। ठीक है, नॉर्मली ओशन का पीएच क्या होता है 8.3। अब ओशन एसिडिफिकेशन के कारण क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेलोइंग ऑफ कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ। इसका मतलब क्या है कि सपोज ये ओशन है, अब ओशन में प्रेजेंट होते हैं कार्बोनेट्स। ठीक है, कार्बोनेट्स का फॉर्मूला यही होता है ना सर, जो भी होता हो कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इन कार्बोनेट का काम क्या होता है, ये कार्बोनेट वेरियस सेल फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी सेल फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी शेल्स बनाते हैं, जैसे कि क्रस्टेशिया हो गए या जो भी हो गए, स्नेल्स हो गई, उनकी शेल्स को फॉर्म करते हैं। तो सेलोइंग ऑफ कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ का मतलब है कि सपोज नॉर्मली यहां तक है, इसके नीचे जो है एक सेकंड बता रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। सेलोइंग ऑफ कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ का मतलब सपोज जो कार्बोनेट का एक लेवल है वो बढ़ के यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो इतना एरिया था उसमें कि कार्बोनेट का लेवल ज़्यादा था। ठीक है, अब जो इतना एरिया है उसमें ही कार्बोनेट का लेवल ज़्यादा होगा। ये शायद देख लेना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें, अब इतना समय नहीं है मेरे पास भी ना आपके पास कि मैं से और बताऊँ, ये भी आएगा भी नहीं। बेसिकली इसका मतलब ये होता है अल्टीमेटली अगर आप देखें, देर इज़ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट फॉर शेल फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि जो कार्बोनेट है ये बहुत कम अवेलेबल होता है सेल फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म के। सेल फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि कौन से, अपन ने कोराल्स देखा था, उसके पॉलिप में शेल्स होती हैं, या जो भी मलस्कास हैं, लॉबस्टर्स हैं, सी आर्किन है, एटसेट्रा। ठीक है, जो भी सी सेल फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए कैल्शियम कार्बोनेट कम अवेलेबल होता है। ये था ओशन एसिडिफिकेशन। इसके बाद अपन देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज एसिड रेन। एसिड रेन का नाम से पता चल रहा है जो रेन है उसमें एसिड प्रेजेंट हो। ठीक है, इसका पीएच लेस देन 5.6 होता है एसिड रेन का। ये दो तरीके से होती है, एक रेन आउट और एक होती है वॉश आउट। रेन आउट का मतलब है कि ये जो क्लाउड है यहाँ पास जब ड्रॉपलेट बन रहे हैं तो यहीं पास एसिड जमा हो जाए। और वॉश आउट का मतलब है कि यहाँ पास तो नॉर्मल बने थे वाटर, जो रेन वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, लेकिन जब ये नीचे गिरी रेन तो यहाँ पास से एसिड इसने एक्वायर कर लिया। इसे बोलते हैं रेन आउट और वॉश आउट। कौन कौन से कंपाउंड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, क्लोरीन के कंपाउंड और कार्बोनिक एसिड एटसेट्रा, ये सब एसिड रेन में काम करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कंपाउंड अगर रेन ड्रॉपलेट्स के साथ मिल जाएं तो एसिड रेन कराते हैं, बेसिकली एसिड का फॉर्मेशन कराते हैं। अब जो एसिड रेन है वो जो इंडियन सॉइल है, इंडियन सॉइल को बहुत कम हार्म कराती है, लेस, वेरी लेस हार्म। ये ठीक है, लेस का साइन है, बहुत कम हार्म कराती है। ऐसा क्यों है कि जो इंडियन की सॉइल है वो नॉर्मली अल्कलाइन होती है, इसलिए हार्म कम होता। अब इंडिकेटर क्या होते हैं एसिड रेन के, इंडिकेटर होते हैं लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस आर द इंडिकेटर ऑफ एसिड रेन। लाइकेन क्या है, लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगी। ये मैंने बहुत पहले अपने एक लेक्चर में बताया था। इसके अलावा जो एसिड रेन है इट इंक्रीजेज द फंगल ग्रोथ। मैं डायरेक्टली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, है ना, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर करना है। फंगल ग्रोथ बढ़ा देती है, बैक्टीरियल ग्रोथ कम कर देती है। और हार्म क्या होता है एसिड रेन से,
हार्म होता है, ह्यूमंस को होता है हार्म, ह्यूमंस को डिसीज वगैरह हो जाते हैं। इसके अलावा जो अपना इन्वायरमेंट है उसे हार्म होता है ना। ओशन एसिडिफिकेशन होती है, अपन ने देखा था। सॉइल इंडिया की नहीं होती डैमेज, वैसे नॉर्मली हो जाती है सॉइल डैमेज। इसके अलावा जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको हार्म होता है, तो इन सबको हार्म होता है एसिड रेन से, ठीक है। तो एक एसिड रेन का टॉपिक हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं और कौन से टॉपिक बचे हैं। देयर इज समथिंग, अब एयर पॉल्यूशन देख लेते हैं। एयर पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एयर पॉल्यूशन में अपन और क्या देखें, क्या देखेंगे अपन, इससे पहले अपन एक और चीज देख लेते हैं विच इज यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन क्या होता है, सपोज ये एक लेक है, यहाँ पास बहुत सारे जो कचड़ा वगैरह जो बह के आ रहा है, बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर, घर का कचड़ा, इंडस्ट्रीज का कचड़ा यहाँ पास आ रहा है। धीरे धीरे कचड़ा जब बढ़ते जाता है तो ये लेक है, डिग्रेडेशन होना इसका स्टार्ट हो जाता है, लेक की साइज कम होती जाती है और धीरे धीरे लेक का पानी खत्म हो जाता है, ठीक है। अब ओशन एसिडिफिकेशन इसी को बोलते हैं, बेसिकली इतना ही मतलब है, मतलब कहीं नहीं पूछा जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि एक कुछ टर्म इसके, जैसे कि पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स यानी कि एक पर्टिकुलर सोर्स है जहां से ही कचरा आ रहा है और इस लेक में, जिसके कारण यूट्रॉफिकेशन हो रहा है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं पॉइंट सोर्स। इसके अलावा अगर मैन मेड है, मैन मेड का मतलब क्या है, मैन के कारण अगर कचरा जनरेट हो रहा है तो उसे बोलते हैं कल्चरल और आर्टिफिशियल यूट्रॉफिकेशन। अब इसके हार्म क्या होते हैं यूट्रॉफिकेशन के, हार्म तो यही है कि जो वाटर बॉडी है उसकी साइज कम हो जाती है, डिक्रीज साइज ऑफ वाटर बॉडी। जो वहाँ पास फिश हैं, जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। जो ओशन का टेम्परेचर है, ओशन का इन द सेंस जो भी लेक वगैरह का टेम्परेचर है वाटर बॉडी का, वो बढ़ जाता है। देयर इज सेल्फ इज पॉइजनिंग, सेल्फ इज पॉइजनिंग हो जाती है। सेल्फ क्या होती है बेसिकली, हेपेटो, हेपेटो यानी लीवर, न्यूरो यानी कि ब्रेन, हेपेटो एंड न्यूरोटॉक्सिक यानी कि अपने लीवर और ब्रेन को डैमेज करा देती है। इसके अलावा इससे HAB बढ़ जाता है। HAB इज हार्मफुल एल्गल ब्लूम, यानी कि जो हार्मफुल एल्गी का ब्लूम है वो उसमें बढ़ जाता है और इसके कारण वो पूरी रेड कलर की दिखती हैं ये एल्गी। जैसे कि ये लेक है तो इसके ऊपर तैरेंगी रेड कलर की पूरी, और एक रेड टाइड से बोलते हैं, रेड टाइड की तरह दिखता है, ठीक है। तो ये यूट्रॉफिकेशन के बारे में था। इसके बाद अपन को पता होना चाहिए एयर पॉल्यूशन के बारे में, बहुत बेसिक चीज़ें। PT 365 आप में ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाती हैं, है ना, उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन आएंगे, इससे अपन देख लेते हैं टॉपिक। जैसे कि एक आ जाता है स्मोक। ये स्मोक दो तरह की होती हैं, एक होती है क्लासिकल या लंदन स्मोक या रिड्यूसिंग स्मोक, ठीक है, और दूसरी होती है फोटोकेमिकल या फिर लॉस एंजलिस या ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, ठीक है, ये नाम होते हैं। क्लासिकल स्मोक क्या होती है, ये मिलती है कोल्ड ह्यूमिड एरिया में, और ये मिलती है वार्म ड्राई सनी एरिया में। ये कैसे बनती है, जो भी स्मोक निकल रही है वो कंबाइन होती है फॉग के साथ टू फॉर्म द स्मोक, ठीक है। इसे ट्रू स्मोक भी कहा जाता है, ट्रू स्मोक, बिकॉज जो इसमें स्मोक है वो फॉग के साथ मिलती है और बनाती है स्मोक, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें सल्फर ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये इसे सल्फरस स्मोक भी कहा जाता है। और दोनों, और ये हार्मफुल होती है, ठीक है। स्मोक रेस्पिरेटरी डिसीज वगैरह करा देती है, वो तो कॉमन सेंस की बात है, एयर पॉल्यूशन है तो उससे होगा ही रेस्पिरेटरी डिसीज। अब जो दूसरी स्मोक है विच इज़ फोटोकेमिकल या लॉस एंजलिस या ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, अब ये लंदन और लॉस एंजलिस को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पास बहुत ज़्यादा एक आध बार इवेंट हुए थे, यहाँ बहुत ज़्यादा मिली थी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रो फिर C4 कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म द फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और क्या होता है इसमें एक्रोलिन ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और ओजोन होता है। PN इज द पर, है ना, पैराक्रोलिन नाइट्रेट, आई थिंक ऐसे कुछ होता है, मतलब पता होना चाहिए। PN ज़्यादा होता है, ओजोन, ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रेजेंट होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह।
ये ओजोन बनती कैसे है, मैंने ओजोन के बारे में बताया था कि नॉर्मली मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में, और वहाँ पास वो यूजफुल होती है बिकॉज यूवी रेस के एंट्री को प्रिवेंट करती है। और दूसरी कहाँ मिलती है, एक मिलती है ट्रोपोस्फेयर में, जो कि एक पॉल्यूशन की तरह वर्क करती है। बनती कैसे है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबाइन होते हैं नाइट्रस ऑक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म द ग्राउंड लेवल या फिर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ये आपको पता होना चाहिए, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस नाइट्रस ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और क्या होते हैं, और एक देयर इज इंडोर एयर पॉल्यूशन, ये दूसरा टॉपिक है इंडोर एयर पॉल्यूशन। इंडोर एयर पॉल्यूशन किससे होता है, किसी भी चीज़ से हो जाएगा, आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, रेडॉन, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, एस्बेस्टॉस, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और टॉपिक है फ्लाई ऐश का। ठीक है, फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बनाए जाते हैं फॉर थर्मल पावर प्लांट के लिए, यानी कि जितना वहाँ फ्लाई ऐश जनरेट हो रहा है उसको यूटिलाइज कर लेना चाहिए। ये आपको पता होगा, ये एक टॉपिक ऑलरेडी दिया है PT 365 में, इसलिए मैं ये यहाँ नहीं बताऊँगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें सिलिकेट्स प्रेजेंट होते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकेट ऑफ कैल्शियम साइड, आर्सेनिक, लेड, कैडमियम एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, यानी कि इन सबसे मिलके बनता है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा से और क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें, और एयर पॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। देयर इज द कन्वेंशन CLR टैप। ठीक है, CLR टैप इज कन्वेंशन फॉर लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन। ठीक है, लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन, इसे एयर पॉल्यूशन कन्वेंशन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल। ठीक है, ये बेसिकली नाम से पता चल रहा है, लॉन्ग रेंज यानी कि जो ट्रांस बाउंड्री एक देश से दूसरे देश में एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसे प्रिवेंट करना, इसे गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल भी कहते हैं। और इसके अंदर बैंड प्रोडक्ट्स कौन से हैं, एल्ड्रेन, क्लोडेन, लिंडेन, हेप्टक्लोर, हेक्साक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये सब इसके अंदर बैंड प्रोडक्ट है। यही सारे प्रोडक्ट और किस में बैन है, BRNS, ये 3 कन्वेंशन होती है, इनके अंदर बैन है। अपन देखते हैं क्या होती है कन्वेंशन। सबसे पहले बेसल कन्वेंशन, देन रॉटरडैम कन्वेंशन एंड देन स्टॉकहोम कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन क्या होती है, एक सेकंड बता रहा हूँ। बेसल कन्वेंशन इज फॉर कंट्रोलिंग ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। ठीक है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जो मूव हो रहा है हजार्डस वेस्ट, उसका डिस्पोजल हो रहा है, इसको कंट्रोल करना। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्या है कि इट डज नॉट इंक्लूड रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए। ई वेस्ट जो है वो उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, ई वेस्ट इंक्लूड होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट इसमें नहीं आता बेसल कन्वेंशन में। और रॉटरडैम क्या होता है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। यानी कि अगर सपोज ये एक कंट्री है, दूसरे कंट्री में भेज रही है कुछ हजार्डस केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स, तो उनको भेजने के लिए इसे प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी पड़ेगी इस कंट्री से जहां वो भेज रही है। और ये आपको याद रखना है, लीगली बाइंडिंग होती है रॉटरडैम कन्वेंशन। ठीक है, तीसरी आ जाती है स्टॉकहोम कन्वेंशन। इट इज द कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। जो भी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट हैं, POP हैं, उनकी कन्वेंशन होती है। इनिशियली इसमें 12 थे। ठीक है,
इनिशियली 12 पीओपी दिए गए थे, 12 पीओपी, और इन 12 पीओपी को किस नाम से जाना जाता है? डर्टी डॉजन। ठीक है, डर्टी डॉजन। अब तो ये बढ़ के हो गए हैं 24-25 या उससे भी ज्यादा हो गए हैं, बट आपको पता होना चाहिए इनिशियली 12 पीओपी को कंट्रोल किया गया था, इसे डर्टी डॉजन कहते हैं। अब कुछ चीजें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि एक बेसल के अंदर एक आ जाता है बेसल बैन अमेंडमेंट। ठीक है, ये बेसल बैन अमेंडमेंट क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि ओईसीडी या यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज, वहां से जो ई वेस्ट है या ऑब्सलीट शिप है, जो भी हजार्डस वेस्ट मूव हो रहा है फॉर फाइनल डिस्पोजल इन द नॉन ओईसीडी कंट्रीज, उसे प्रिवेंट किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ओईसीडी कंट्रीज हैं, यहाँ से जो भी हजार्डस वेस्ट मूव हो रहा है फॉर देयर फाइनल डिस्पोजल इन नॉन ओईसीडी कंट्रीज, क्यों मूव हो रहा है? फॉर देयर फाइनल डिस्पोजल इन नॉन ओईसीडी कंट्रीज, तो इसे हजार्डस वेस्ट को मूवमेंट को बैन किया जाए। इसे बोलते हैं बेसल बैन अमेंडमेंट। इसमें 97th पार्टी थी क्रोएशिया, जिसने इसे रेटिफाई किया, और इसी से ये अब ये एक इंटरनेशनल लॉ बन चुका है। ठीक है, क्या इंडिया ने इसे रेटिफाई किया है? नहीं है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देयर इज समथिंग ऑल्सो नोन एज कार्टाजीना डिक्लेरेशन। आपने अभी एक चीज सुनी होगी, कार्टाजीना प्रोटोकॉल। ये किस चीज का प्रोटोकॉल था? इट्स प्रोटोकॉल फॉर द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड इट कम्स अंडर द यूएनसीबीडी। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट कार्टाजीना डिक्लेरेशन इज समथिंग एल्स। इट इज डिक्लेरेशन which comes under the Basel and Rotterdam Convention, and its aim is to decrease the hazardous waste। ये आपको पता होनी चाहिए कुछ चीजें। ठीक है, तो अपन बेसिक्स ऑफ एयर पॉल्यूशन देख रहे थे, जो लगभग अपन ने देख लिया है। इसके अलावा और क्या बचा है? इसके अलावा अपन अब देखते हैं वाटर पॉल्यूशन। मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पीटी 365 में ऑलरेडी कवर हो जाती हैं चीज़ें, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसे जनरल क्वेश्चन नहीं आते हैं, इन सबसे बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, वही मैं बता रहा हूँ। वाटर पॉल्यूशन में एक आ जाता है ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल यानी कि ये सपोज ये वाटर है, समुद्र है, यहाँ पास ऑयल स्पिल हो गया, यानी कि ऑयल फैल गया। अब ऑयल क्या होता है? ऑयल वाटर के कंपैरिजन में डेंस होता है कि लाइट होता है? लाइट होता है ना, तो ऊपर आ जाता है ऑयल, जिससे कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती ऑर्गेनिज्म को। ऑयल पूरा कवर कर देगा वाटर को, जिससे कि जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाएगी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को। इसलिए ऑयल स्पिल्स हार्मफुल होते हैं, और इसे प्रिवेंट करने के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ब्रिगोली, ऑयल जेपर, देयर इज ओलियोवोरस एस आई थिंक। ठीक है, ऑयल ये तेरी ने बनाया था। तेरी क्या होता है? द एनवायरमेंट इन रिसर्च इंस्टीट्यूट, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। ब्रिगोली, ऑयल जेपर, ओलिवोरस एस, ये सब क्या है? ये बेसिकली ऑर्गेनिजम्स हैं, जेनेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं या प्रोडक्ट हैं जो बनाए गए हैं ऑयल स्पिल को रोकने। ऑयल स्पिल अगर हो जाए तो उसके ऑयल को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है, जिससे उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सके। अब कोई भी वाटर है उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, अगर वाटर अच्छा है, ठीक है, अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? अच्छा है कि बुरा है? ये अच्छा है। ठीक है, अगर किसी वाटर की बीओडी ज़्यादा है, बीओडी क्या होती है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर वो ज़्यादा है तो ये अच्छा है कि बुरा है? ये बुरा है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? सपोज ये पानी है, यहाँ पास प्रेजेंट है बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जो भी कचरा आ रहा है वो यहाँ पास प्रेजेंट है। अब इन कचड़े का डिकम्पोजिशन होता है, उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसी ऑक्सीजन को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर ये डिमांड ज़्यादा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो भी ऑर्गेनिक कचड़ा या और पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, इसीलिए बेकार होता है। अगर ये डिमांड ज़्यादा है तो बेकार है, कम है तो ये अच्छा है। ठीक है, गुड। ये चीज़ें थी कुछ, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट है? इसके अलावा एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है रिमीडियल टेक्निक्स। जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उससे बचने के लिए क्या क्या टेक्निक यूज़ की जा रही हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक तो अभी अपन ने देखा कि जब अपना ऑयल स्पिल हो रहा था तो अपन ने ब्रिगोली, ऑयल जेपर, ओलिवोरस एस, ये सब यूज़ किया जिससे कि ऑयल स्पिल हो गया है तो उस ऑयल को अब्जॉर्ब किया जा सके। इसके अलावा और क्या बनाए गए हैं? इसके अलावा सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये क्या है?
ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ठीक है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के अंदर बनाई गई एक स्टैच्यूटरी बॉडी है ये। हालांकि ये स्टैच्यूटरी बॉडी सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस एक्ट के अंदर है, बट इसकी पावर कहाँ से आती है? जो एयर पॉल्यूशन एक्ट है ना, एयर पॉल्यूशन एक्ट है, इसके अंदर भी इसे पावर मिली है कि एयर पॉल्यूशन जो है या जो भी नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है उसे भी ये रोके, ठीक है। सीपीसीबी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है किस एक्ट के अंदर? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, बट इसको पावर इस एक्ट के अंदर भी मिली हुई है, एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एयर पॉल्यूशन एक्ट, टू प्रिवेंट द एयर पॉल्यूशन, टू प्रिवेंट द नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। अब ये सीपीसीबी कुछ चीजें निकालता है जैसे कि विच इज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड या प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं। इसके अंदर ये टोटल 12 कंपाउंड 12 उनको देखता है पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट्स को। कौन कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ये जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है साइज है, यानी कि 2.5 साइज कम है और 10 बड़ी है। इस पर 2022 पे क्वेश्चन भी आया था कि जो पार्टिकुलेट मैटर 2.10 है कि अपने इंसान की ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है, तो जा सकता है कि नहीं जा सकता, बिकॉज इसकी साइज कंपेरेटिवली बड़ी होती है। 2.5 वाले छोटे होते हैं, जो 10 वाले होते हैं पार्टिकुलेट मैटर वो बड़े होते हैं। वो अपने सांस लेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स तक तो जा सकते हैं, बट पेनिट्रेट करके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते हैं। और कौन कौन से होते हैं? ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, निकेल, आर्सेनिक, बेंजीन, बेंजोपायरीन, ठीक है। 12 एयर पॉल्यूटेंट हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जिन्हें मॉनिटर किया जाता है, ठीक है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी को देखने के लिए। ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, 12। अब इन 12 में से ये जो 8 हैं ये मेजर किए जाते हैं अंडर NAQI। NAQI क्या है? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये 2015 में लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसमें टोटल 8 जो एयर पॉल्यूटेंट हैं उसे मेजर करते हैं और 6 कैटेगरीज होती हैं। 6 कैटेगरीज का इन द सेंस क्या है? बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, उससे कम है, उससे कम पॉल्यूशन है, अच्छी है हवा। इस तरीके से 6 कैटेगरी पे डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीस 8 पॉल्यूटेंट्स। कौन कौन से 8 पॉल्यूटेंट? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, PM10, PM2.5, ओजोन, ठीक है, ओजोन यानी कि ग्राउंड लेवल ओजोन, ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अमोनिया। इसके अलावा और कौन कौन से मेजर हैं? एक तो स्क्रबर होते हैं। स्क्रबर क्या करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन को कम कर देते हैं। स्क्रबर अपने व्हीकल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर होते हैं जो कि 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर को कम कर देते हैं। ये सब अपने व्हीकल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दी हैं, अगर आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ये क्या करते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, हाइड्रोकार्बन को डिग्रेड कर देते हैं वाटर और CO2 में। यानी कि बेसिकली ये जो ज़्यादा हार्मफुल एलिमेंट है उसे कम हार्मफुल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सब प्रेजेंट होते हैं किसमें? अपने व्हीकल्स में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें थी जो, और एक और इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये तो, विच इज़ बायो रिमीडिएशन, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बायो रिमीडिएशन क्या है? यानी कि बायो यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें यूज़ करना, फॉर रिमीडिएशन यानी कि बेसिकली आप सिंपल सब बात में समझें, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना पॉल्यूशन कम करने के लिए। इसका बेसिस क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करके बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म पॉल्यूशन को कम कर देते हैं। इसमें दो तरीके होते हैं। एक होता है इन सिटू। इन सिटू का मतलब क्या है? जहाँ पास पॉल्यूशन है वहीं पास कम किया जाए। और दूसरा होता है एक्स सिटू, यानी कि दूसरी जगह ले जाके कम किया जाए। इसमें 3 आ जाते हैं। बायो वेंटिंग। बायो वेंटिंग का मतलब क्या है? ये अपनी सॉइल है, इस सॉइल में, ये ग्राउंड लेवल है, ये सॉइल है, ठीक है। सॉइल में जो भी ऑक्सीजन है या न्यूट्रिएंट है इनका इन्फ्लक्स कराया जाए
जिससे कि बायो रिमेडिएशन हो सके, इसे बोलते हैं बायो वेंटिंग। अनदर इज बायोस्पार्जिंग। बायोस्पार्जिंग क्या है? बायोस्पार्जिंग में जो ग्राउंड, ये अपना ग्राउंड है, ग्राउंड वाटर टेबल है, यहाँ पास एक पाइप के थ्रू वेरियस ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स भेजी जाती है, एयर या न्यूट्रिएंट्स, जिससे कि, और ये क्यों भेजा जा रहा है ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट? ये बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन जो है वो डिकम्पोजिशन को तेज कराती है, ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स, इसीलिए जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है उन्हें ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन लगते हैं जो वेस्ट है उसे डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। तो इन्हीं, इसीलिए इनका अगर आप कंटेंट बढ़ाएंगे तो तेजी से होगा डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो इन्हीं कंटेंट को बढ़ाने को एक को बोलते हैं बायो वेंटिंग, बायोस्पार्जिंग। एक और है बायो ऑगमेंटेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बायो ऑगमेंटेशन का नाम से पता चल रहा है जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर बढ़ा दिया जाए, ठीक है। सपोज 10 पहले प्रेजेंट थे तो अब 100 कर दिया जाए, तो डेफिनेट सी बात है डिकम्पोजिशन वेस्ट का तेज हो जाएगा। ये 3 इन-सिटू मेथड है। एक्स-सिटू में आ जाते हैं लैंड फार्मिंग। लैंड फार्मिंग का मतलब क्या है? ये सपोज वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट है, इसके ऊपर अपना सॉइल डाल दी जाए जिससे कि डिकम्पोजिशन होने लगे, इसे बोलते हैं लैंड फार्मिंग। एक सेकंड में एक दो और बताता हूँ मैं, एक मिनट। सेकंड। इसमें आ जाते हैं, क्या बता रहा था मैं, लैंड फार्मिंग। लैंड फार्मिंग का मतलब ये है, लैंड फार्मिंग का मतलब ये है, क्या है लैंड फार्मिंग का मतलब? ये लैंड है, इसके ऊपर जो भी वेस्ट है उसे ले, एक्स-सिटू है ना मेथड, यानी कि जो भी वेस्ट एक एक जगह हो रहा है उसे यहाँ से इकट्ठा करें और लैंड के ऊपर बिछा दें, इसको बोलते हैं लैंड फार्मिंग। एक होती है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या है? कंपोस्टिंग है जो भी हैजार्डस वेस्ट है उसे सॉइल के साथ मिक्स कर दिया जाए, इसे बोलते हैं कंपोस्टिंग। देयर इज समथिंग नोन एज बायोपाइल्स। बायोपाइल्स इज मिक्स ऑफ लैंड फार्मिंग प्लस कंपोस्टिंग, एंड देन देयर इज नोन एज बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर बेसिकली एक इंजीनियर्ड प्रोडक्ट, इंजीनियर्ड कंटामिनेंट सिस्टम होता है जिसके थ्रू बायोरिमेडिएशन किया जाता है। तो आपको नाम पता होना चाहिए और बेसिक मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। बायो वेंटिंग, बायोस्पार्जिंग, इसमें ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट का लेवल बढ़ाया जाता है। बायो ऑगमेंटेशन यानी ऑर्गेनिज्म का लेवल बढ़ाएंगे। लैंड फार्मिंग यानी कि एक लैंड है उसके ऊपर वेस्ट प्रोडक्ट को बिछा देंगे जिससे कि उसका बायो रिमेडिएशन हो सके। कंपोस्टिंग में दोनों को मिक्स कर देंगे, वेस्ट प्रोडक्ट और सॉइल को। बायोपाइल्स में इट्स बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड फार्मिंग एंड कंपोस्टिंग। एंड बायोरिएक्टर इज इंजीनियर्ड, है ना, प्रोडक्ट इंजीनियर एक मशीन की तरह है जिसमें बायो रिमेडिएशन होता है। इसके अलावा एक और चीज है CCUS, which is the carbon capture utilization and storage। यानी कि बेसिकली ये अपना एनवायरनमेंट में जो भी कार्बन प्रेजेंट है उसे कैप्चर किया जाए और उसे स्टोर करके यूटिलाइज किया जाए, वेरियस चीज़ों में यूटिलाइज किया जा सकता है, इंडस्ट्रीज वगैरह में, इसे बोलते हैं CCUS। CCUS इज वन ऑफ द मिशन अंडर द मिशन इनोवेशन। मिशन इनोवेशन क्या है? मिशन इनोवेशन यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया था इन द COP21 ऑफ UNFCCC जो पेरिस में हुई थी, और इंडिया इसका एक पार्ट है, ठीक है। मिशन इनोवेशन का एक मिशन क्या है? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज को बढ़ाना। अब ये कैसे किया जा सकता है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज? जो भी मेथड है जो भी कार्बन को यूटिलाइज करे, जैसे कि इंसरिनेशन, पायरोलिसिस, डिक्रीजिंग द डिक्रीजिंग लैंड टिलिंग, ठीक है, एफॉरेस्टेशन, या इसे जीरो टिलेज फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। या और क्या होता है? डायरेक्ट एयर कैप्चर, यानी कि डायरेक्टली आप एयर से कैप्चर कर लो। ये वेरियस मेथड्स हैं जिससे कि अपन कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। इंसरिनेशन नहीं होता यहाँ, शायद यहाँ प्लाज्मा गैसिफिकेशन होता है, ठीक है। ये है क्या? प्लाज्मा गैसिफिकेशन, इंसरिनेशन, ये दोनों क्या है?
ये बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट के मेथड है, वेस्ट मैनेजमेंट मेथड, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि ये है क्या। तो ये सारी मेथड्स होती हैं, ये दोनों वेस्ट मैनेजमेंट के मेथड है, और ये सारी क्या है, ये सारी कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज की तरीके हैं। बेसिकली इसका सिंपल मतलब ये है कि जो भी कार्बन प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में उसे यूटिलाइज किया जाए और स्टोर किया जाए, जिससे क्या होगा, कार्बन स्टोर करने से ग्लोबल है ना, ग्रीन हाउस गैस इम्पैक्ट कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होना चाहिए। अपन ने क्या देखा आज, अपन ने देखा ग्रीन हाउस गैस इन ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद अपन ने देखा ओजोन डिप्लीशन एंड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, उसके बाद अपन ने देखा ओशन एसिडिफिकेशन, ठीक है, अपन ने एसिड रेन देखी, अपन ने यूट्रॉफिकेशन देखा, इसके बाद अपन ने और भी कुछ चीज़ें देखी, है ना। और क्या देखा अपन ने, एयर वाटर पोल्यूशन देखा अपन ने, इसमें कुछ टॉपिक देखे। उसके बाद अपन ने वेरियस रिमीडियल मेथड्स देखे जो इम्पोर्टेंट हैं। अपन ने इन सब के बीच में वेरियस कन्वेंशन देखे, जैसे वीना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, गॉथमबर्ग प्रोटोकॉल, ठीक है, कि गाली एग्रीमेंट क्या था टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये सारी चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने मेन चीज़ें की हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स, या फिर आगे भी अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, मतलब बेसिकली प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपको जो भी PT 365 में दिया है उसमें एयर पोल्यूशन वगैरह की और चीज़ें दी हैं, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। वो अगर ये आप पढ़ लेंगे तो लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट लेक्चर था मेरा प्रीलिम्स के पहले, प्रीलिम्स 2023 के पहले। उसके बाद के आगे के जो भी लेक्चर होंगे मेंस के लिए या अगले प्रीलिम्स के लिए, वो मैं इस 2023 के प्रीलिम्स के बाद में बनाऊंगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।